नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का फर्स्ट लेसन। क्योंकि देखिए जैसे जैसे एग्जाम करीब आ रहे हैं वैसे वैसे सारे वन क्लास में जितना मेंटेन हो सकता है उतना ज्यादा हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें मैक्सिमम हम लोग ध्यान देंगे कि डेरिवेशन कैसे करने हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट लेसन पढ़ा होगा वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। अच्छा, वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र है क्या, तो पहले तो पता कर लेते हैं वैद्युत आवेश क्या होता है। तो आवेश क्या होता है कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। इसके बाद आवेश की डिफिनेशंस बहुत कम इंपॉर्टेंट होती है, सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए हम आपको बता रहे थे। वैसे आपको सबसे फर्स्ट पॉइंट जो ध्यान देना है एग्जाम के परिपथ से वो हमारे लिए कुलाम्स लॉ। अच्छा, कुलाम का नियम होता क्या है, तो कुलाम फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये नियम का प्रतिपादन किया था। हम लोग बात करें इसमें होता क्या है कुलाम के नियम में कि इसमें दो बिंदु आवेश होते हैं। अब दो बिंदु आवेश कौन से, तो मान लिया जाए एक बिंदु हमारे लिए क्या है Q और दूसरा बिंदु क्या है हमारे लिए Q0। अब ये दोनों बिंदु A और B बिंदु पर रखे गए हैं और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R है। बस इतने से पॉइंट पे ध्यान देना है। अब इसके बाद होता क्या है बेसिक इस फार्मूले में कि इसका नियम कहता है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। अब किन दो आवेशों के बीच, तो इन्हीं दो आवेशों के बीच। तो इसमें कहता है कुलाम का नियम कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F, और कह रहा है इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के, यानी Q और Q0 के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अब कहता है कि तथा इन आवेशों पर जो लगने वाला बल है वो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफलों के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1/r का स्क्वायर। अच्छा, करना क्या है कि इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब दोनों इक्वेशनों को अगर ध्यान दिया जाए फर्स्ट और सेकंड को, तो इसमें क्या कर देते हैं, अगर हम दोनों इक्वेशनों से ले ले कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अगर लिया जाए तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि हमारे पास जो कॉमन पार्ट है वो हमारे पास F है, इधर क्या कॉमन है, प्रोपोर्शनल है, इधर हमारे पास क्या बचा Q और Q0। अब हमारे पास जो Q और Q0 है और इसके बाद क्या बचा R का स्क्वायर। अच्छा, प्रोपोर्शनल करता क्या है, एक अनुपात रेशियो पर चलता है, तो इनको बराबर करने के लिए किसी न किसी कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, वो कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाता है कि F है, जब भी प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो बदले में क्या लगा दिया जाता है, K। अब K लगाने के बाद हमारे पास जो जैसी वैल्यू है बिल्कुल वैसा ही लिख देते हैं, Q0 अपॉन का R का स्क्वायर। अच्छा, K क्या होता है, K जब बोला कांस्टेंट वैल्यू तो इसके कोई एक मान होता होगा जिसका मल्टीप्लाई करने से ये इक्वल हो जाएगा। तो हाँ, वो वैल्यू होती है K का मान होता है K इक्वल टू 1 अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इतना करने के बाद क्या करना है, K को रिमूव करना है। K को रिमूव करने पर यहां पर क्या लिख देंगे, 1 अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन का R का स्क्वायर। तो ये होता है कुलाम का नियम। अब कुलाम के नियम में ये जो भी लिखा हम लोगों ने, इसके बाद जो 1 अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है उसका भी मान होता है। अच्छा, उसका मान क्या होता है, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। अच्छा, याद करने का तरीका बहुत आसान है, इसको 9 गुणे 10 की घाते 9 याद कर लो, या फिर 9 10 9 सबसे बेस्ट है। 9 10 9 याद कर ले, आपको याद रहेगा। अच्छा, कभी कभी प्रॉब्लम आती है एप्सिलॉन नॉट क्या है, जिन्होंने नहीं पढ़ा, एप्सिलॉन नॉट होती है वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट होती है वैद्युतशीलता और इसका एक मान होता है, वो मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ये होता है वैद्युतशीलता का मान। इस तरह क्या होता है कुलाम का नियम। अब कुलाम के नियम में सबसे बेसिक बातें याद रखनी है। थ्योरी में क्या लिखना है कि कुलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों पर लगने वाला बल F इन दो आवेशों के गुणनफलों के अनुक्रमानुपाती होता है तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब बात व्युत्क्रमानुपाती की होती है तो R कहाँ चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। अब क्या होता है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से लिया जाएगा,
इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से जब हम लोग लेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का इक्वेशन तैयार हो जाएगा। अब जब कभी भी प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू लगाते हैं जिसका मान होता है k, और k के बदले में क्या लिखा जाता है, k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हुआ क्या, हमारे पास f बराबर कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q नॉट अपॉन का r का स्क्वायर। अच्छा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी होती है, वो कितनी होती है 9 गुणे 10 की घाते 9। अगर पूछ ले एप्सिलॉन नॉट क्या होता है तो एप्सिलॉन नॉट होता है वैद्युतशीलता, जिसका मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो एप्सिलॉन नॉट है वैद्युतशीलता, कभी कभी पूछ लेते हैं इसका मात्रक बताएं और विमा बताएं। अच्छा बहुत बेसिक सा है, इसका मात्रक और विमा निकालने के लिए या तो आप रट सकते हो, तो रटने की बजाय तो बहुत बेहतर होगा कि आप इसको कैलकुलेट करना सीख लें। अगर कैलकुलेट करना सीख लेते हैं तो कैलकुलेशन में भी आराम रहेगा, दूसरी बात आप इसको काफी लंबे समय तक ध्यान में रखोगे। तो इसको बेसिक याद रखने के लिए क्या करो कि कुलाम का फार्मूला याद रखना। अच्छा फार्मूला उसी बेसिक फार्मूले से ले लो, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर क्या हो जाएगा Q, इधर हो जाएगा Q नॉट, इधर हो जाएगा अपॉन और इधर हो जाएगा R का स्क्वायर। बस अब हमको करना क्या है, वैल्यू किसकी निकालनी है, वैद्युतशीलता, और वैद्युतशीलता हमारे पास क्या है ये। अब वैद्युतशीलता निकालने के लिए करना क्या है हम लोगों को, तो वैद्युतशीलता हमें पता है इस वाले भाग को पूछा गया है, इस वाले भाग में अगर इसका मान रखते हैं तो 22/7, और इतना तो हम लोग 11th क्लास में सीख ही चुके हैं कि जो पाई होता है इसकी वैल्यू होती है और नंबर्स की विमा नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, एप्सिलॉन नॉट ऊपर की ओर आ जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा Q नॉट अपॉन का R का स्क्वायर। इतना बेसिक सा काम करना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। अच्छा कुलाम की विमा थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए कि जो आवेश होता है उसकी विमा होती है, तो आवेश की जो विमा होती है, तो अगर नहीं भी आता तो भी आपको बेसिक बता देते हैं Q इक्वल टू IT फार्मूला होता है, और जो I होता है उसको A से डिनोट करते हैं, जो T होता है टाइम से डिनोट करते हैं। तो ये आवेश की विमा होती है। बीच की दूरी की विमा आप सबको पता है, लेंथ हो, ब्रीथ हो, हाइट हो, इसकी विमा R का स्क्वायर होता है। अब वैल्यू रख लो इसमें, तो ये क्या हो जाता है, अगर इसका मात्रक भी पूछ ले तो मात्रक के विषय में पहले विमा ही निकाल लेते हैं। Q का मान कितना है A, और इधर कितना है T, मल्टीप्लाई में है तो दोबारा फिर से ऐसे लिख दो, A T ब्रैकेट क्लोज कर दो, बीच की दूरी हमारे पास कितनी है R यानी लेंथ, इसमें कितना कर दो L स्क्वायर। अब इन सबको कैलकुलेट कर लो, एप्सिलॉन नॉट की विमा आ जाती है। अगर कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू कैसे, जैसे A इंटू A करेंगे तो हमारे पास A की पावर 2, T में करेंगे तो T की पावर 2 हो गया। L को ऊपर ले जाएंगे, L को जैसे ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा L की पावर -2। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, विमा आ जाएगी किसकी, एप्सिलॉन नॉट की। बहुत आसान सा है। अब इसके बाद हमारे पास और क्या बचा, हाँ हमारे पास एक पॉइंट छूट गया, जैसे हमने क्या लिखा बल F। अभी हमारे पास ये बल F जो था रह गया था, हमने बल की विमा कहीं लिखी नहीं, तो अब बल की विमा भी आपको याद होनी चाहिए। बल की विमा अगर यहाँ रखी जाएगी तो बल की विमा होती है M/L/T-2। अब ये बल की विमा रख दो। अब इसको फिर से सॉल्व कर ले, तो m को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास जो m होगा वो जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा माइनस का m पावर 1। कितना है हमारे पास a की पावर 2, हम लोग लिख देंगे a की पावर 2। हमारे पास एक l ये है, 2 l ये है, जब ये वाला l ऊपर जाएगा तो वो भी माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा l की पावर -3। अच्छा हमारे पास ये सॉल्व है, ये सॉल्व है, ये सॉल्व है। अभी हमारे पास क्या बाकी है t, और इधर भी क्या बाकी है t। ये जब माइनस वाला ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा तो हो जाएगा t की पावर +4। और इसी के साथ ये निकल आती है वैद्युतशीलता की विमा। इसमें कोई भी उम्मीद है कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब इसके बाद आगे क्या करना है, वैद्युतशीलता का मात्रक। अच्छा मात्रक निकालने के लिए फिर यही पॉइंट उठा लो, हमें पता है जो आवेश होता है उसका मात्रक होता है कुलाम। अच्छा कुलाम होता है तो ये 2 बार है तो कुलाम का स्क्वायर, अपॉन लगा दो। बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, बीच की दूरी का मात्रक कितना होता है मीटर स्क्वायर। बस हमारे पास क्लियरेंस हो गया कि ये जो यूनिट है बिल्कुल इसी तरह ये इसका मात्रक। अगर इसका मात्रक पूछेगा तो हम लोग क्या लिख देंगे, कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। सेकेंडरी इसकी विमा M-1 A2 L-3 और T4। बिल्कुल इजी वे में करना है, कोई भी इतना ज्यादा बर्डन नहीं है, बस आपको बेसिक फार्मूला याद रखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। आवेश की विमा होती है उसको लिख दिया गया,
बल की विमा होती है, बल की विमा रख देना, आर होता है एल रख देना, सबको कैलकुलेट कर लेना। नीचे वाले नंबर्स जब अल्फाबेट जब ऊपर जाएंगे तो उनके पावर्स में बदलाव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है निगेटिव, जो निगेटिव है पॉजिटिव, जैसे मैथ की कैलकुलेशन करते हो ऐसे कर दोगे और एप्सिलॉन नॉट की विमा निकल आएगी और इसका मात्रक भी पता चल जाएगा। अब इसी बेस में जब आगे बढ़ोगे तो इसमें क्वेश्चन आता है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, एक और अच्छी बात बताते हैं, सारे फार्मूले याद करने का भी बेसिक तरीका है। चलिए उन तरीकों का जरा बात करते हैं कि आप एक फार्मूला अगर याद कर लो, कह सकते एक तरह से ट्रिक है याद करने के लिए, तो आप 4 से 5 फार्मूले इजी याद रख सकते हो। और इजी याद रखने के लिए बहुत आसान है। देखिए फार्मूला क्या है, जैसे मान लो आपको कूलाम का नियम केवल याद है, तो F बराबर कितना याद किया था आपने, 1 अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर इधर Q, फिर Q नॉट अपॉन का R का स्क्वायर। ये तो होगा कूलाम का नियम बल के लिए। अब धीरे धीरे करके एक एक चीज कम करते जाते हैं और नए नए फार्मूले बनते जाएंगे। जैसे कि F था, बना रहा बराबर की जगह बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 1 अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मल्टीप्लाई वाला अगर Q अपॉन में भेज दो तो ये हो जाएगा Q नॉट। अब इधर हमारे पास कितना है, R का स्क्वायर है, जो जैसा बचा है बिल्कुल वैसा ही लिख दो, ये हो गया R का स्क्वायर, R का स्क्वायर। अब हमारे पास बचा ये, और ये फार्मूला किसका निकल के आता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। कुछ भी नहीं किया गया, सिर्फ Q नॉट को उठा के अपॉन में भेज दिया गया। ये दोनों ही फार्मूले आपके आगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। सेकंड, अब थोड़ा सा और कम कर देते हैं, जैसे कि ये E का निकाला, अब हम इसमें क्या कम कर दे, तो 1 अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन नॉट Q की जगह Q, अब 2 R थे यानी R की पावर 2 था, सिंगल R रख दो, तो ये हो जाएगा वैद्युत विभव का। अब वैद्युत विभव का भी हो गया, पहले 2 Q थे 2 R थे तो कूलाम का, 1 Q 1 R वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, 1 Q और 1 R वैद्युत विभव का। अब इंक्रीमेंट करना शुरू कर दे, अगर हम एक बढ़ा देते हैं तो 1 अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब इधर बढ़ा देते हैं Q नॉट, सिंगल R था सिंगल R बढ़ा नहीं देते हैं, ये आ जाता है ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा के लिए। तो देखिए बल का, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वैद्युत विभव का और ऊर्जा का, ये चारों फार्मूले याद करना बहुत आसान है। चलिए अब जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करी दी है, तो इस चैप्टर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप अपना वर्क समझ लें कि इसकी विमा निकालना आपके हाथ में है। F बल की विमा आपको पता है MLT-2, कूलाम की आपको पता है AT है, वैद्युत क्षेत्र की विमा और मात्रक आप निकालिएगा। अच्छा, हम लोगों को अब अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कौन सा है एग्जाम के बेस से अगर देखा जाए, तो अगला क्वेश्चन हमारे एग्जाम के बेस से जो इंपॉर्टेंट है वो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में। हम पहले शुरू करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अक्षीय स्थिति में पढ़ना। अक्षीय स्थिति में पढ़ने के लिए क्या होता है कि हम लोगों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में याद रखिएगा। अच्छा, इसमें है क्या कि बिल्कुल आसान है, अगर थोड़ा सा मेरे हिसाब से टिप्स समझ लो या ट्रिक समझ लो, जो भी समझ लो, उस बेस से करोगे तो बहुत इजी वे में आपको याद हो जाएगा। आपको शायद 1 से 2 बार ही वीडियो देखना पड़ेगा, आपको लगता नहीं दोबारा इसके बाद पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल अच्छी बात करें तो इसमें करना क्या है, कुछ भी नहीं, बेसिक से ग्राफ है उनको बना लीजिए। जैसे कि मान लिया जाए कोई 2 आवेश -Q और +Q किसी A बिंदु और B बिंदु पर रखे गए। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े, इन दोनों आवेशों का मध्य बिंदु O है और इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो है 2L। बिल्कुल आराम से जो थ्योरी बोल रहा है यही नोटबुक में भी आप नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद है क्या, O से लेकर A तक की डिस्टेंस आपको जाने क्या होंगे, ½ L, और इसकी जो डिस्टेंस होगी वो भी L, दोनों ही L हो गए, तो दोनों टोटल मिला के 2L। अगर बात करें इसके मध्य बिंदु O से एक बिंदु रखा गया है P, अब इसकी अगर डिस्टेंस की बात करें तो इसकी जो दूरी है वो कितनी है, R। बस ये कुछ इजी तरीके हैं याद रखने के। और एक चीज और याद कर सकते हैं इतना चित्र बनाने के बाद, कंडीशन वाले चित्र कौन से, जैसे
एपी की स्थिति में क्या हो जाता है, जैसे ए और पी की अगर डिस्टेंस हमें फाइंड करनी हो तो एपी की अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है तो आर में एल को जोड़ दो, एपी की दूरी पता चल जाएगी। और हमें अगर बीपी की निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग एल को हटा दे, यानी आर में एल को घटा दिया जाए तो हमारे पास बीपी की डिस्टेंस निकल आएगी। अब डेरिवेशन की स्टार्ट करते, करना कहां से है, तो करना क्या है, हम लोग शुरुआत करते वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला अभी अभी पढ़ा है, उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है, सूत्र से, अच्छा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र अभी भी पढ़ के आए, वो था E इक्वल टू 1 का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और होता है Q अपॉन का R का स्क्वायर। बस अब इन्हीं स्थितियों को ध्यान में रखते रखते आगे सॉल्व करते जाएंगे। अच्छा, सॉल्व करने के लिए क्या करना है, अगर हम लोग इसके फार्मूले से ले रहे हैं तो फार्मूले से में क्या करना है हम लोगों को, कि अगर हम सिर्फ बात करें एपी की स्थिति की, किसकी, चलिए देखते हैं। इसमें हम लोगों को क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला लिख लेना है। फार्मूला लिखने के बाद हमें ज्ञात करना है पहले एपी की स्थिति में, हम यहां लिख लेंगे एपी की स्थिति में। अच्छा, एपी की स्थिति में लिखने के लिए करना क्या है कि फार्मूला तो वही रहेगा, ई बराबर 1 अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पूरा वैसे लिख देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन का आर का स्क्वायर, लेकिन आर होगा तो, लेकिन यहां पर एपी की बात कर रहे हैं तो ए से पी तक की डिस्टेंस लिख देंगे, और ए से पी तक की डिस्टेंस की बात करें तो यहां तक की दूरी आर है पी तक और इतनी एल, तो हम क्या कर देंगे आर से एल को जोड़ देंगे, बहुत आसान। इसके बाद ये ई है तो इसको इवन मान लेंगे। यही कंडीशन करते हैं हम लोग बीपी के साथ। अच्छा, अब बीपी में भी क्या होगा, बीपी में भी बिल्कुल वैसे ही, जहां इवन था वहां कर दिया जाएगा E2 इक्वल टू की जगह इक्वल टू, इधर कितना है 1 अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर कितना है Q, बस आर को चेंज करना है बीपी में। अब बीपी तक की दूरी चाहिए तो एल को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास बचेगा आर माइनस एल और इधर कितना हो जाएगा स्क्वायर। अब हमारे पास ये है E1 और ये है हमारे पास E2। करना क्या है हम लोगों को, अब इन दोनों के लिए हमें निकालना है E का मान। अब E का मान करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, E2 माइनस E1 कर देंगे, E2 माइनस E1। E2 माइनस E1 करने पर क्या होगा कि इन दोनों की वैल्यू एट इज इट उठा के यहीं पर रख दी जाएगी। जैसे E1 का मान हमारे लिए क्या है 1 अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर है हमारे पास Q, इधर है हमारे पास R प्लस एल का होल स्क्वायर, फिर इधर कितना है हमारे पास बीच में मार्क माइनस, माइनस लगा दीजिए। इसके बाद सेकेंडरी हमारे पास क्या है 1 अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर इधर है Q अपॉन का R प्लस एल का होल स्क्वायर। एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, याद रखो माइनस वाले को पहले रखना है, गलती नहीं होगी। और रही बात आवेशों का, प्लस और माइनस कह दो सर कि ये प्लस है और ये माइनस है, इनको क्यों रखा गया, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आवेशों के धनात्मक या ऋणात्मक होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब इसके बाद हमारे पास जो कॉमन पार्ट है हम उस कॉमन पार्ट को निकाल लेते हैं। हमारे पास कॉमन क्या है, जैसे हमारे पास कॉमन बच रहा है केवल Q अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, बच क्या जा रहा है, जो बचा उसको यहाँ साइड में लिख लेते हैं। बचे वाले भाग को हमारे पास बच रहा है केवल 1 अपॉन का R माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर बीच में माइनस बचेगा, माइनस फिर इधर लिख देंगे 1 R प्लस एल का होल स्क्वायर, इतना। इसमें भी कोई आपको खास प्रॉब्लम नहीं होगी, बस जो जैसा था बिल्कुल वैसा ही उठा करके वहां पर लिख दिया गया। अब हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टी एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं, Q अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर लगा दीजिए। एलसीएम लेने पर इसका कितना आएगा, तो एलसीएम लेने से बेहतर है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और ब्रैकेट में a माइनस बी। अब ये फार्मूला बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, लेकिन साथ में होल स्क्वायर है तो एक होल स्क्वायर लगा दीजिए। बस छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम लोग इग्नोर करते हुए चलना है, जैसे कि एलसीएम लेने से बेहतर है
कि आप इसमें ध्यान दे दो, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो गया, और ये दोनों होल स्क्वायर लगा हुआ तो होल स्क्वायर लगा दिया। अब एलसीएम लेने का तरीका सबसे आसान है, इतना ज्यादा किचकिच करने की जरूरत नहीं है, आपको इसको उठा के इधर लिख देना है, इसको उठा के इधर लिख देना है। इसमें कितना है हमारे पास, आर प्लस एल, इधर कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, बीच में माइनस माइनस लगा दीजिए, इधर हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। क्यू की जगह क्यू लिख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट क्लोज कर दो। दोनों के फार्मूले आपको बेहतर ढंग से याद होंगे, बचपन में पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो बस उसी तरह इसके फार्मूले से लेंगे तो ये हो जाता है r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस का 2rl। अब इधर कितना है हमारे पास, माइनस, अब माइनस लगा दिया। अब इधर क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2rl, लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर है और बटे में कितना है हमारे पास, जो जैसा था बिल्कुल वैसा ही लिख दिया जाए, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। कुछ इस तरह हमारे पास एक इक्वेशन बनके तैयार हो जाती है। अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करते हैं तो सारे डिजिट के जितने भी मार्क हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, चेंज जाएंगे, जो पॉजिटिव थे वो निगेटिव, जो निगेटिव था वो पॉजिटिव बदल जाएगा। अब हमारे पास आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, हमारे पास एल स्क्वायर था, एल स्क्वायर से कट जाएगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अब इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव मिलकर के हमारे पास, देखिए आपने फिगर यहाँ तक तो कंप्लीटली बना लिया होगा, उम्मीद है आपको इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो पूछने की आवश्यकता है। करना क्या है, कुछ भी नहीं, दो आवेश लेने हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस 12 मान लेनी है, हाफ ऑफ डिस्टेंस बेसिक है, एल और एल होगी, ओ बिंदु से लेकर पी बिंदु तक की दूरी आर है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखना है। और एपी की स्थिति की बात करेंगे तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसी तरह बीपी की स्थिति की बात करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और ब्रैकेट के अंदर आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब करना क्या होता है, E2 माइनस E1 करना है, दोनों के मान रख दिए, जो कॉमन था जैसे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उस कॉमन भाग को अलग कर लिया, जो बचा बिल्कुल वैसे का वैसे यहाँ पे लिख लिया। फिर एलसीएम लेना है, एलसीएम कैसे लेते हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, और होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर लगा दिया। इस वाले को इधर भेज देना है, इसको इधर भेज देना है। इतना करने के बाद कुछ इस तरह, इतना करने के बाद दोनों में जो फार्मूला क्रिएट होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बीच में माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों फार्मूलों को ओपन कर देना है, बीच में माइनस था तो अंदर के मार्क चेंज कर दिए। अब हमारे पास इतना सा बचा। अब इसके बाद हम लोग और आगे क्या कर सकते हैं, तो आगे करने के लिए हमें फिगर हटा देते हैं, आपने ड्रॉ कर लिया होगा उम्मीद है। तो इसके बाद हम लोगों को आगे क्या करना है कि ये जो फार्मूला है हमें छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। अगर फिगर देखा जाए तो, अगर फिगर आप देखते हो तो एल जो है चित्र में काफी ज्यादा छोटा है कंपेयर टू आर, तो उस आधार पे अगर लेके चलते हैं तो हमारे पास पहले तो जो था हमारे पास जैसे Q/4 पाई, हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमारे पास जो भी था इधर क्या बच रहा था 4rl, अपॉन में हमारे पास कितना था, r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना था। अब इसमें हुआ क्या, अगर हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विषय में पढ़ चुके हैं तो वैद्युत द्विध्रुव का जो फार्मूला होता है हमारे पास वो होता है P बराबर 2QL, या कह सकते हैं Q2L। अब हम इस डिजिट के बदले हमें सिर्फ P रखना है यहाँ पे, तो हम यहाँ पर इसको हटाने के लिए तो हमने Q बाहर किया तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी हमारे पास Q गायब है। इसके बाद हमारे पास 2 इससे गायब कर लिया तो इसके पास केवल 2 बचेगा, L गायब कर देंगे तो हमारे पास केवल कितना बचेगा, 2 बचेगा, P बचेगा और R बचेगा, अपॉन में जो जैसा था बिल्कुल वैसे ही, R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। अब इतना करने के बाद हम लोगों को ध्यान देना है कि R से जब L की कंपेयर की जाएगी तो L जो है काफी छोटा है, यानी R से अगर हम लोग कंपेयर करें L की तो L काफी छोटा है, जिस वजह से L इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हो जाने के बाद हमको क्या करना है, इस वाली वैल्यू को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमारे पास 2p था हमने 2p लिख दिया, r था r लिख दिया, L 0 हो गया, हमारे पास बचा केवल r की पावर 2 की पावर 2।
अब इनमें जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा r की पावर 4। एक r से इसमें खत्म हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा 1 अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन का r का क्यूब। ये जो पूरा डेरिवेशन हम लोगों ने सॉल्व किया, ये था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, वो भी किसमें, अच्छी स्थिति में। उम्मीद है आपको इस पूरे डेरिवेशन में कोई भी बेसिक प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो जरा कमेंट करिएगा। इसके बाद अगला जो है इसी तरह से, अगर आपको ये समझ में आसान लगा तो जाहिर सी बात है कि सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल इसी की तरह मिलता जुलता है। वो है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब उसको समझने के लिए उसके फिगर में भी कुछ खास बदलाव नहीं करे जाते, वो निरक्षीय स्थिति में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। अब करना क्या है, फिगर बना लेते हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। इसमें भी सेम अक्षीय स्थिति के तरह ही इसमें वर्क करना है। इसमें भी क्या हो जाएगा कि कोई दो आवेश रहेंगे और एक रहेगा पॉजिटिव और एक रहेगा निगेटिव। इन दोनों आवेशों के जो मध्य बिंदु होगा वो होगा O, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी L, 2L। और हाफ अगर देखा जाए तो कितनी L, और इधर से देखा जाए तो L। और ये दोनों किस बिंदु पर स्थित है, तो A और B बिंदु पर स्थित है। अब इसके बाद क्या है कि इन दोनों बिंदु पर किसी भी P बिंदु तक की जो दूरी है वो हमारे लिए कितनी है, R। जो इतनी दूरी है वो हमारे लिए R है। अब इसके बाद अगर हम लोग इसको आधार और इसको अगर लंब मान के चले तो कर्ण का स्क्वायर अगर पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, कुछ इस तरह। अब आगे अगर देखते हैं, ध्यान देते हैं आगे क्या करना है। आगे हमारे पास मान लो कि यहाँ पर एक कोण बनते हैं जिनको नाम दे दिया जाता है, एक को थीटा, इधर थीटा। कहने का मतलब ये E1 बनाएगा, ये E2 बनाएगा और ये E बनाएगा। थ्योरी में जो लिखावट होगी उसमें कुछ खास बदलाव नहीं, बिल्कुल वैसा ही है, बस BP और AP की दूरियों को चेंज करना है। तो हम मान ले कोई दो आवेश प्लस Q और माइनस Q है जिनके बीच की दूरी कितनी है, O है। इन दोनों आवेशों का मध्य बिंदु O है और O से लेकर A तक की दूरी L है। इसके बाद O से लेकर B तक की दूरी L है और O से लेकर P तक की दूरी कितनी है, R है। AP की दूरी अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। वही चीज BP के लिए भी होगा, वही AP के लिए होगा। अब डेरिवेशन की बात करते हैं, जैसा वहां पे स्टार्टिंग करी थी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से, इसमें भी सेम वैसा ही लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र अब याद हो जाना चाहिए, होता क्या है, E बराबर 1 अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन का R का स्क्वायर। ये हमारे पास है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। लेकिन वही चीज, वही स्थितियां यहां भी लेके चलनी है, AP की स्थिति में और BP की स्थिति में। अगर हम लोग बात करें कि AP के स्थिति में क्या होती है, तो AP की स्थिति की अगर बात की जाए कि AP के स्थिति में क्या होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, तो सेम इसी तरह क्या लिखना है, E इक्वल टू 1 अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह Q अपॉन में अपॉन R स्क्वायर। R हमारे पास अगर AP की बात करेंगे तो AP की दूरी और BP की दूरी दोनों आपस में इक्वल है, लेकिन इधर कितनी है हमारे पास इनकी दूरी, तो इनकी दूरी है अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, और बीच की दूरी क्या होती है, होल ऑफ स्क्वायर, तो होल ऑफ स्क्वायर लगा दिया। ये क्या था AP की स्थिति में। वही चीज अब की बार करना है, फिर वही BP की स्थिति में। दोनों की डिस्टेंस बराबर है तो दोनों के बने हुए फार्मूलों में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। अब कोई भी बदलाव नहीं आएगा यानी E2 का मान भी सेम वही लिख देना है, 1 अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह Q कर देना, अपॉन की जगह अपॉन, अंडर रूट की जगह अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। बस इतनी सी बेसिक चीज, इसके अलावा कुछ भी चेंजमेंट करने लायक नहीं है। अब इसमें बहुत आसान है, दोनों की वैल्यू सेम है तो प्लस माइनस को अवॉइड करना है। आवेशों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का धनात्मक के मतलब आवेशों का धनात्मक या ऋणात्मक होना कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसमें प्लस माइनस का कोई भी इशू नहीं आता। फार्मूला क्या होता है,
E बराबर 1/4 AP की स्थिति में भी सेम वही, BP की स्थिति में सेम वही, लेकिन यहाँ पर आता है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फार्मूला होता है। अब वो क्या होता है, जरा उसकी बात करें। क्षेत्र की तीव्रता, अच्छा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो इक्वेशन होगा वो होगा E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ये फार्मूले को याद रखना, सिर्फ यहां से फिर आपको स्टेप याद रखना है कि ये हमारे पास फार्मूले का यूज होना है। अच्छा, E1 और E2 का मान हमें पता है, दोनों का ही सेम है। E1 बराबर भी कितना है, Q अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर Q अपॉन का अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, बिल्कुल वैसे ही रख देते हैं। E की जगह E रख देना, बराबर में है कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर कितना है हमारे पास Q, फिर इधर कितना है अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, साथ में क्या है cos थीटा, हमने क्या लिखना है cos थीटा, फिर प्लस का मार्क, प्लस लगा दो, इधर E2 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर वही Q अपॉन का अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, क्या था साथ में cos थीटा, तो cos थीटा। करना क्या है, अगर हम दोनों को A और A मान के चले तो दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा 2A, तो उसी आधार पर हम इसको सॉल्व करते हैं, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई में सिर्फ क्या आ जाएगा 2, और बाकी जो जैसा बचा बिल्कुल वैसा ही नोट कर दो। तो हमारे पास 2 बचा, और इधर कितना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, फिर इधर कितना है अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, cos थीटा था साथ में, cos थीटा लिखा है। अच्छा, दिमाग में आता है cos थीटा का वर्ग क्या है, तो cos थीटा के लिए अगर हम लोग देखें तो cos थीटा में हम लोगों ने पढ़ा है लाल बटे कक्का, यानी क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार हमारे लिए सिर्फ क्या है L, और कर्ण हमारे लिए क्या है अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, यानी cos के बदले हम क्या लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण। तो इसमें ध्यान देना कि 2 की जगह 2 रखा रहने दे, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर कर दे 2Q, और जो हमारे पास ऐसा था अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, फिर कितना था cos थीटा, यानी इंटू लगा दो। अब cos थीटा का मान क्या बताया हमने आधार, और यहाँ पर आधार का वर्ग कौन कर रहा है L, और कर्ण का वर्ग कौन कर रहा है, तो अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, ये इसका वर्ग कर रहा है। और करना कैसे है, जैसे कि इधर अंडर रूट है और अंडर रूट इधर भी लगा हुआ है, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अंडर रूट से स्क्वायर हट जाता है, लेकिन अंडर रूट से इधर स्क्वायर हटने की स्थिति में तो हम लोग क्या लगा देते हैं, जब अंडर रूट हटाएंगे तो इधर आ जाएगा 1/2। अब ध्यान देंगे तो इसकी पावर सिर्फ 1 बचा और इसकी पावर बची 1/2, तो होगा क्या, फार्मूला फिर वैसे ही लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2Q को 2Q लिख दो, और साथ में क्या है L को L लिख दो। इधर हमारे पास कितना है, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1/2, अगर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3/2। कैसे करना है, 1 + 1/2, और एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 3/2, वैसे आपको नॉलेज होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट लिख देते हैं इसमें R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम लोगों ने जिस तरह का अक्षीय स्थिति में प्रोसेस किया था सेम सारी चीजें वही दोबारा रिपीट होनी है। हमें पता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो फार्मूला होता है वो होता है P बराबर 2QL। तो हम क्या कर सकते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL की जगह हम लोग सिर्फ P लिख देंगे, बटे में जो भी हमारे पास बचा है उसको लिख देंगे, तो वो हमारे पास कितना है R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर की पावर 3/2। अब हमें वही चीज रिपीट करनी है जो हम लोगों ने सीखा था कि R से कंपेयर L की करनी है। तो निष्कर्ष क्या निकला था कि जब हम लोग R की कंपेयर हमने L से करी थी तो L काफी सूक्ष्म था, और इसलिए हमने L को कितना मान लिया था, 0 मान लिया था।
इतना करने के बाद करना क्या है कि L को रिमूव कर देंगे, यहां से L हमारा हट जाएगा क्योंकि शून्य हो जाएगा, तो R की पावर बचेगी 3/2। तो इधर हमारे पास बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर बचेगा P अपॉन में आ जाएगा R का स्क्वायर की पावर 3/2। मल्टीप्लाई करेंगे तो R से R स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, इधर हमारे पास बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर बचेगा P और इधर हो जाएगा R का क्यूब। बहुत इजी है, इससे आसान तरीका अक्षय निरक्षी को समझने का कुछ नहीं है। और दोनों के फार्मूले याद करना बहुत आसान है। अच्छी स्थिति में भी सेम यही फार्मूला आया था, बस उसमें क्या था 2p अपॉन का r³ आया था। निरक्षीय स्थिति में क्या हुआ कि 2 गाय खत्म हो जाता है, हमारे पास 4πε0 ही बचता है और p अपॉन का r³ बचता है। करने का फार्मूला बिल्कुल तरीका, फिगर आपको कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेना है, इन सारी दूरियों को लिख लेना है, फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से AP की स्थिति में जैसे AP की दूरी है लिख देनी है, BP की दूरी सेम है वैसे लिख देनी है। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या है, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 की जगह E1 का मान लिख देना है, cos थीटा को cos थीटा लिख देना है। दोनों पक्षों को अगर A मानते हैं तो 2A हो जाता है, 2 लिख दिया, A की पूरी वैल्यू ऐसे रख दी गई। हमारे पास कितना है Q, और इधर हम जब cos थीटा को रिमूव करते हैं तो ये बढ़ जाता है L अपॉन का √r का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर में। अब इसको लिख दिया। अब हम लोगों ने क्या किया, जब इसके अंडर हटाए, जब इसका अंडर उठाया तो 1/2 लगाया। 2 केवल सामने जा रहा है जो किसके इक्वल है, P के बराबर है। इन दोनों को सॉल्व करने पर हमारे पास कितना यार 3/2। अब लिखने के बाद क्या किया, कंपेयर कराई किससे, R से L की, पता चला L काफी छोटा, इस वजह से हुआ क्या कि L की वैल्यू 0 हो गई और R की पावर कितना हो गया, R/3। इसके बाद छोटे छोटे 2 क्वेश्चन है थ्योरेटिकल जो बोर्ड के एग्जाम से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इन दोनों को याद करना है। आवेशों का क्वांटीकरण पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है बल युग्म आघूर्ण। बल युग्म आघूर्ण को आप ध्यान देना है। बस आज के लिए इतना ही, बाकी आप अपना रिवीजन करते रहे। न्यूमेरिकल की क्लास नेक्स्ट टर्म में जरूर आपको सारे न्यूमेरिकल लगाए जाएंगे, हर टाइप का एक न्यूमेरिकल बता दिया जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से इस चैप्टर से जो भी आ सकता है उतनी कोशिश की जाएगी कि इसको खत्म कराया जाए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।